आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के अध्याय 4 कृषि पाठ से प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताएं। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें लगभग 30 शब्दों में। इसका उत्तर है, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दे, यह भी लगभग 30 शब्दों में। इसका उत्तर है, गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। सरकार द्वारा किसानों के हित में संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। इसका उत्तर है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित है या निम्नलिखित है। पहला, जोतों की चकबंदी। पहला, जोतों की चकबंदी। दूसरा है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। तीसरा है उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति। पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। नंबर 5वां है बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान। नंबर 6 है किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। नंबर 7वां, किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। 8वां है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए। नंबर 9वां, किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है। नंबर 10वां, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। चौथा क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? इसका उत्तर है, भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आश्वासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खद्यानों की खेती ही
होती रहे तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाए, लगभग 120 शब्दों में। इसका उत्तर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दिया तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी। नंबर 2, खेतों की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। नंबर 3, हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए, जिससे कृषि, विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। नंबर 4, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। नंबर 5, फसल बीमा। फसलें प्रायः सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण नष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। नंबर 6, सरकारी संस्थाएं। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाती है। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। नंबर 7, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। नंबर 8, किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। नंबर 8, खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 10, भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। नंबर 6 क्वेश्चन है, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखी। कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखी। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी हैं। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित हैं।
नंबर पहला, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। नंबर दूसरा, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। नंबर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की। नंबर चौथा, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर पाँचवा, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं था। लेकिन वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित हैं। नंबर पहला, विश्व के धनी देशों में विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिसे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सकें तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। नंबर दूसरा, विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। नंबर तीसरा, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। नंबर चौथा, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। नंबर पाँचवा, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसका उत्तर है भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। अब यहाँ से हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर देखेंगे। यदि मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है,
भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखो। भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखो या लिखें। पहला रबी फसल गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। खरीफ फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। रोपण कृषि के 2 विशेषताएं लिखें। रोपण कृषि के 2 विशेषताएं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। नंबर दूसरा, अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। दलहन अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर। तिलहन मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। चौथा क्वेश्चन है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? तो इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनिको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है और मध्य अफ्रीका में मसूले कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखें। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखें। पहला है, भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। नंबर दूसरा, प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गहन कृषि के 2 गुण लिखिए। गहन कृषि के 2 गुण लिखें। तो इसका उत्तर है, पहला, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग। नंबर दूसरा, भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसलें उगाना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए, यानी इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिक कृषि यानी जैविक कृषि क्या है? प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। नंबर 10वां, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका उत्तर है न्यूनतम सहायता मूल्य। नंबर 12 क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न ... है। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। नंबर 13, भारत चावल के चीन के बाद ... सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत चावल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।